इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाएं शहर में संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा का आनंद ले पाएंगी। महापौर एवं AICTSL बोर्ड के अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव ने अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इंदौर द्वारा शहर में संचालित सभी बसों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च के दिन महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की घोषणा की है। दिनांक 8 मार्च 2025 शनिवार को शहर में संचालित सिटी बस, आई बस एवं ई बसों में महिलाएं मुफ्त सफर का आनंद ले सकेंगी। बता दें, इसके पहले इंदौर की महिला महापौर ने यह परंपरा शुरू की थी। अब इस परंपरा का निर्वाह करते हुए वर्तमान महापौर ने भी सुविधा जारी रखी है। नमस्कार। दुनिया की आधी आबादी और महिलाओं के सम्मान में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदौर में अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने वाली, घर के काम के साथ साथ बाहर निकलकर समाज में काम करने वाली हमारी ऐसी सभी माताओं बहनों के लिए कल सिटी बस का सफर, AICTSL की सारी बसों का सफर निःशुल्क रहेगा। मैं अपनी ओर से सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इंदौर में धारचूले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन का विरोध जारी है। पूरी प्रक्रिया पर समिति ने 24 सवाल उठाए हैं। पीथमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के जलाने को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को पीथमपुर बचाओ समिति के सदस्य और पदाधिकारी इंदौर में पत्रकार वार्ता करने पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से 24 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की है और आरोप लगाया है कि कचरे के निष्पादन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई जा रही हैं। समिति के सदस्यों ने कहा है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने से पहले जो ट्रायल किया गया था उसकी रिपोर्ट अधूरी है और इसे आमजन और अन्य संबंधित समितियों के साथ साझा नहीं किया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले ने बताया कि इस कचरे के जलाने से आम लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। डॉक्टर हिरोले ने यह दावा किया है कि प्रशासन ने 11 लोगों का एफिडेविट प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने कचरे के निष्पादन के लिए सहमति दी है, लेकिन समिति का कहना है कि यह गलत जानकारी है और उनके पास ऐसे कई लोगों के एफिडेविट हैं जो इस निष्पादन का विरोध कर रहे हैं। समिति के सदस्यों ने मांग की है कि जो कचरा जलाया जा रहा है उसकी राख, निकलने वाले पानी और गैस का क्लिनिकल टेस्ट कराया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनमें पर्यावरण और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। समिति ने यह भी सवाल उठाया कि 2013 में तत्कालीन सरकार ने इस कचरे के निष्पादन का विरोध किया था, लेकिन अब इसे भोपाल से लाकर पीथमपुर में क्यों जलाया जा रहा है। इस फैसले के पीछे किन कारणों से बदलाव किया गया, इस पर भी प्रशासन को जवाब देना चाहिए। समिति ने ऐलान किया है कि वे जल्द ही इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे और कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग करेंगे। बयान के बजाय तथ्यपूर्ण बात है सर इसमें लिखी। अब जो सेकंड दौर का ट्रायल चल रहा है यूनियन कार्बाइड के कचरे का, इस पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो बोर्ड है उसका कहना है कि सारी जो उत्सर्जन है वो मानक सीमा के भीतर है। आपका क्या इसमें विचार है? प्रदूषण बोर्ड ने पहले ट्रायल की पूरी रिपोर्ट नहीं दी गई है और पूरी रिपोर्ट नहीं दी। पानी की उन्होंने हज़ारों लीटर पानी यूज़ करा, पानी की रिपोर्ट नहीं, ऐश की रिपोर्ट नहीं। और मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट दिया है हमें, मैंने कंप्लेंट करी थी CS को, CM को कि भाई आपका जो मानक गुणों से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड और PM 2.5 ये बढ़ा हुआ मात्रा था। उन्होंने अपनी विज्ञप्ति में खुद कहा है कि भाई हमारा पट्टा टूट गया था, पट्टा टूटने के वजह से ड्रायर बंद हुआ, ड्रायर का पंप बंद होना था। इसका मतलब साफ है 6 टन के अंदर अगर आपका पट्टा टूट जाता है, आपका ड्रायर बंद हो जाता है, उसमें ड्रायर अगर बंद हो जाता है उस समय डॉक्सिन और फ्यूरान निकलते हैं, तो आप कैसे कंट्रोल करें? कहीं ना कहीं आपका पहला ट्रायल फेल हुआ है और प्रदूषण बोर्ड कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं, माननीय न्यायालय को भी गुमराह कर रही है, ये हमारा कहना है। उनका ये कहना है कि जब पट्टा टूटा तब तो वो ट्रायल एग्जैक्टली चालू ही नहीं हुआ था और उनकी विज्ञप्ति में ये कहा गया। तो भाई उन्होंने स्वीकार करा भाई कि उन्होंने चालू था, वो चालू अगर वो पट्टा बंद में कैसे टूटेगा? आप मुझे बात बता दो, पट्टा अगर बंद में टूटेगा, मशीन चालू होगी तो टूटेगा, ड्रायर चालू होगा तो मोटर बंद होगी। ये कहीं ना कहीं गुमराह करे और मध्य प्रदूषण बोर्ड का रिकॉर्ड है इस मामले में, वो तथ्यपूर्ण बातें नहीं करते, ये लिपापोती करके बात करते हैं और माननीय न्यायालय को ये गुमराह कर रहे हैं पूरी तरह से। फर्स्ट ट्रायल इसका पूरा हुआ है, फर्स्ट ट्रायल के अंदर आसपास के लोग हैं, उनको आपका कहना है कि उनको भी दिक्कतें हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है सर। वहाँ पे पूरे लोगों को नाक में जलन, आंखों में जलन, गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, गले में दर्द हो रहा है। ये प्राइमरी सिस्टम है वो तो चालू हो गए हैं और बड़ा अगर ये तो 10 टन का है और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं अभी इन्होंने पानी की रिपोर्ट
रिपोर्ट नहीं करी, ये कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना है। और आगे अगर ये होता है तो पीतमपुरी नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी ये गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। संभव है साहब कि पहले जो ट्रायल हुआ था, पहला ट्रायल हुआ था, उसमें जो पीथमपुर इंदौर का जो प्रदूषण मानक है वो साधारण है, मतलब सामान्य तौर से है। नहीं, पहले आपको मालूम है पीतमपुर का पहले ही वायु सूचकांक 317 के ऊपर था, और ऐसे में तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि देखो, कमिश्नर साहब ने तो बहुत कुछ बातें कही थी। कमिश्नर साहब ने ये भी कहा था कि मैं बैठूंगा जब तक कचरा नहीं जलेगा वहाँ पे। बड़ी वाहवाही लूटी वहाँ जाने के बाद, लेकिन साहब तो सिर्फ अगरबत्ती जला के चले आ गए, और 72 घंटे तो वहाँ कोई अधिकारी, कोई वरिष्ठ अधिकारी, ना कमिश्नर साहब, ना आईजी साहब, ना कलेक्टर साहब, कोई बड़ा अधिकारी नहीं बैठा। और मुझे लगता है कि फर्स्ट ट्रायल के बाद अभी तक किसी ने विजिट भी नहीं की, क्योंकि उनको भी अपनी जान माल की ये है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे अधिकारी परेशान हो, बीमार हो, लेकिन उन्होंने कहा था इसलिए उनको रुकना चाहिए था। अच्छा, इसमें आप जो कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई दखल देने से इनकार कर दिया। उसने आपको कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए, तो आप अभी तक क्यों नहीं गए हो? एक्चुअली हम लोग अगले दिन कहने के बाद एक्चुअली हमारे पास पूरे तथ्यपूर्ण बातें हैं। जिन नगर पालिका सीएमओ ने जो बात रखी थी, 11 नागरिकों ने सहमति दी, हमने तत्काल उनसे जानकारी ली, हमने कोई सहमति नहीं दी। कलेक्टर साहब, हम उन 11 में से 10 लोगों ने अपने शपथ पत्र दिए। ये सब तथ्यपूर्ण बातें लेकर हम माननीय न्यायालय के पास जाएंगे। आपको पीतमपुर नगर पालिका सीएमओ ने गुमराह किया है, कलेक्टर साहब ने गुमराह किया है, और आपके पास तथ्यपूर्ण बातें नहीं करी। क्योंकि नगर पालिका परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष पीतमपुर ने सर्वसम्मति से परिषद में प्रस्ताव पारित करा था कि यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीतमपुर में निष्पादन नहीं करना चाहिए। इसका विरोध हुआ था। वो तो जनप्रतिनिधि है, वो 31 पार्षद है, और तुम 11 नागरिकों के सहमति, कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जनता के साथ साथ माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। हम ये तथ्यपूर्ण बातें लेकर न्यायालय में जाएंगे। सवाल है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको जिस दिन दखल देने से इनकार किया और ये कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए, जी, तो आप हाई कोर्ट में 1 हफ्ता हो गया, क्यों नहीं गए अभी तक? अभी आप यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोग पूरी क्या होता है, देखो आप समझते हैं, हम नहीं चाहते हम किसी एंगल से फेल हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारी एचई का किसी भी पॉइंट को लेके कमज़ोर हो जाए। इसीलिए हमने पूरे तथ्यात्मक बारीकी से एक एक बिंदु की जांच करते हुए जो प्रमाणित तथ्य को लेकर हम माननीय, ये लेटर मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड और केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड के है। और जैसा कि पहला ट्रायल में इन्होंने ये कहा है, मानक स्थिति में पाए गए। हमारा ये कहना है कि हजारों लीटर पानी पाया गया, यूज किया गया स्प्रे ड्रायर में। उस पानी की जांच क्या हो गई, उस पानी में कितने कुर्दियानी, और उस 10 टन कचरे का जो ऐश निकला 40 टन, उस 40 टन कचरे का उन्होंने क्या करा, उसमें क्या कंटामिनेंट्स पाई गई है। 2015 की रिपोर्ट में है ट्रायल के, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रदूषण बोर्ड ने किसी प्रकार की कोई और फ्यूरान की किसी प्रकार की जानकारी दी नहीं। 2015 में इन्होंने कहा था डॉक्सिन और फ्यूरान इस प्रकार से निकला, लेकिन इस ट्रायल में डॉक्सिन और फ्यूरान जो कैंसर किंग गैस होते हैं, इसका भी इन्होंने ये नहीं बताया। जिस समय बेल्ट टूटा था, ड्रायर बंद था, पंप बंद था, उस समय डॉक्सिन और फ्यूरान की क्या स्थिति थी, प्रदूषण विभाग ने इसकी जानकारी नहीं दी। कहीं ना कहीं प्रदूषण ने पीतमपुर, मऊ, इंदौर की जनता के साथ साथ माननीय न्यायालय को भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा। ये रामकी प्लांट केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड की टीएसडीपी की गाइडलाइन के अनुसार, केंद्रीय पोल्यूशन की गाइडलाइन 500 मीटर किसी भी आबादी का नहीं होना ये पाया जाता है, लेकिन रामकी प्लांट के 200 मीटर के अंदर तारपुरा गांव की आबादी है। इसीलिए इन्होंने केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड की गाइडलाइन की उल्लंघन किया है। ये रामकी प्लांट को मान्यता रद्द नहीं की। हम ये चाहते हैं कि ये टीएसडीपी के गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए रामकी प्लांट बंद कर देना चाहिए, ये हमारी मांग है। इन्होंने उल्लंघन किया है। उनमें किन मुख्य बिंदुओं का वैज्ञानिक आधार पर आप देने वाले हैं और उसमें क्या मांग करेंगे? देखिए, हमारे हम जो पिटीशन बना रहे हैं उसमें हमने सारे तथ्य इकट्ठे करके और सही तथ्यों को हम न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। सबसे पहला तथ्य तो ये है कि जो 27 दिसंबर को खुद एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कह रहा है कि आपके पास में उस पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, मानकों के अनुसार आपका इंसिनरेटर नहीं है। तो उन्होंने खुद जाके उस इंसिनरेशन को क्यों नहीं रोका जब तक कि कम से कम रामकी उस काबिल हो जाता। दूसरा, अब जो न्यूरॉन्स की बात आई है, जो उन्होंने इससे बताई है कि हमारा पट्टा टूट गया, तो जैसा कि डॉक्टर हिरोले ने कहा, बंद मशीन में पट्टा नहीं टूट सकता। मशीन चालू होती है तभी उसके ऊपर लोड आता है और तभी पट्टा टूटता है। तो उन्होंने वो चीज़ें गलत बताई है। जनप्रतिनिधि पीतमपुर नगर परिषद जब ये क्लियरली कह रहा है कि हमें यहाँ पे ये कचरा जलाने में आपत्ति है, तब भी वो कचरा जला रहे हैं और वो 11 लोगों का गलत
लेटर वहाँ पे दे रहे हैं, एफिडेविट भी नहीं था, सिर्फ लेटर था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया। और इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशंस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है कि अगर कल को कोई हादसा होता है तो उस पर आपने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं। इसके अंदर बहुत सारी कन्वेंशंस ऐसी है जिसमें वेस्ट को वापस उसी कंट्री में भेजने के भी प्रावधान है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, उसको देखा ही नहीं है। और हमारा ये भी कहना है कि जब 2013 से पहले खुद मध्य प्रदेश की सरकार इस कचरे को पीतमपुर में जलाने के विरोध में थी, तो 2013 के बाद में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमें यहीं जलाना है। अभी जो ट्रायल चल रहा है, अभी आज सेकंड दौर का दूसरा दिन है, आपके हिसाब से क्या दुष्प्रभाव सामने आए हैं? देखिए, दुष्प्रभाव ये विजिबली दिखने वाले नहीं हैं। जैसा कि डॉक्टर हिरोले ने बताया, PM 2.5 का जो मैटर रहता है वो हमारे बाल के डायमीटर से 10 गुना छोटा होता है। उसके दुष्प्रभाव एकदम से हमें देखने को नहीं मिलते। जो देखने को मिलते हैं वो जो गला सूखना, आंखों में जलन होना, कान में जलन होना, ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। वहाँ के सरकारी अस्पताल में भीड़ लग गई है लोगों की। सर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बार बार बता रहा है कि सारी चीज़ें नियंत्रित हैं। क्या आपने कोई प्राइवेट कोई रिपोर्ट हुई है जिससे ये पता लगे कि नहीं ये सर, गलत है? अभी तो वो लेवल ही नहीं आया कि हम प्राइवेट रिपोर्ट करा लें। हाँ, पर इसके पहले, इसके बाद में हम सिर्फ समेटने जा सकते हैं सर। जो आपके आंकड़े हैं, हाँ। एक हम तो जो सबकी बात सुनते हैं। जी हाँ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये कह रहा है कि सारे उत्सर्जन एमिशन जो है मानक सीमा के अंदर हैं। हाँ। आप ये जो सारा क्लेम कर रहे हैं, जी हाँ, इसका क्या आधार है? उन्हीं के दिए हुए आंकड़ों के ऊपर हम लोग, जो हमारे साथ के लोग हैं, उन लोगों ने स्क्रूटनाइज किया है और उन्होंने ये निकाला है। इसी के अंदर हमारे प्रश्न है कि आपने जो हज़ारों लीटर पानी यूज़ किया उसके बारे में आपने डेटा नहीं दिया। इसके अंदर मर्क्यूरी के अलावा जो फेरॉन्स निकले उसका आपने डेटा नहीं दिया। मतलब आपने पूरी रिपोर्ट नहीं दी है हमें। ऐश जो निकली, जो आपने आखिरी में उसमें जो उसकी राख निकलेगी, उसके निष्पादन के लिए आपने क्या तरीका सोचा है? राख निकलती है, गैस निकलती है। जी हाँ, और वो हमें नहीं पता वो राख हो सकता है वो रेडिएटिव हो या कोई ना कोई रेडिएशन दे। ये आम कचरा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक साइंस होता है कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है वो अधूरी रिपोर्ट है। जी हाँ, हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि इसकी क्लिनिकल ट्रायल की जाए। अगर कोई वैक्सीन बनती है तो उसे हर आदमी को लगाने से पहले उसकी कई स्टेजेस पे टेस्टिंग की जाती है। हम भी ये चाहते हैं 10 से 25 किलो का एक सैंपल बैच बना के उसे दुनिया के सब लैब्स में भेज के उसका ट्रायल लिया जाए। वहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, हमें पता होगा कि किस टेम्परेचर पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, किस तरीके से उसका निष्पादन सही ढंग से हो सकता है। पर यहाँ तो ऐसा कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ ही नहीं। आप क्या चाहते हैं कोई इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हो डेटा की? जी हाँ, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हो, सरकार से मुक्त जो हो। जी हाँ, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हो और उसमें हम हमारी समिति के लोगों को एज अ पार्ट ऑफ द कमेटी बनाने की डिमांड रखेंगे। क्योंकि ऐसे एफिडेविट्स और ऐसी सब चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि सरकार हर जगह गुमराह करती है। अच्छा, जो कोर्ट में आप जाएंगे, इन्हें नटशेल बता दीजिए कि कोर्ट में आप कब जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पिटिशन तकरीबन तैयार है, उसमें करंट डेटा हमें। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स व्यापारी के कर्मचारी ने ही रची लूट की साजिश, पुलिस ने खुलासा किया है। इंदौर की छोटी ग्वालटोली बना क्षेत्र में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स व्यापारी आकाश जैन के कर्मचारी के साथ हुई 7 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि ये लूट किसी बाहरी गिरोह ने नहीं बल्कि व्यापारी के ही कर्मचारी ने अपनी साथी के साथ मिलकर की थी। पुलिस के अनुसार व्यापारी के कर्मचारी राजू दांगी ने ही पूरी वारदात की साजिश रची थी। उसने अपने साथी विकास प्रजापत उर्फ विक्की के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था, जिसमें कर्मचारी राजू ने ही पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए ये कहानी गढ़ी की। अज्ञात बदमाशों ने उस पर चाकू दिखाकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया, लेकिन पुलिस की गहन जांच और घटनास्थल के सीसीटीवी खंगालने के बाद सच खुद ब खुद सामने आया, जिसमें छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने आरोपी राजू दांगी और विकास प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से लूट के पूरे 7 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। ये 4 तारीख की शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये व्यापारी हैं आकाश जैन जी, ये सपना संगीता पे रहते हैं। तो इनके यहाँ एक जो है वर्कर काम करते हैं राजू दांगी, वो पैसा कलेक्ट करके इनके 7 लाख रुपए आ रहे थे। तो कमला नेहरू पार्क के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके साथ लूट की घटना कारित करी और 7 लाख रुपए से छीन के ले गए। इस प्रकार की जो हमको सूचना मिली थी, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर ही इस तरीके के मामले पूर्व में भी आए हैं, तो इसको हमको थोड़ा कंफर्म करना था, इसलिए हमने इसमें पूछताछ चालू करी, कैमरे खंगाले।
50 से अधिक कैमरे खंगाले, जो लोकेशंस थी वो हमने उसको चेक किया पूरे को। जो इसमें फरियादी था उससे पूछताछ करी, जो इसमें व्यवसायी है उनसे पूछताछ करी। तो इसमें बाद में जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, एफआईआर करी, उसके बाद हमको ये क्लियर हुआ इसमें कि जो राजू दांगी इनके यहाँ काम करता है, इनका एक दोस्त थे विक्की दांगी, इनको थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम ये जो पैसा है इसको लूट की वारदात दिखाते हुए आपस में शेयर कर लेंगे। ये जो है हमारी जो टीम है इसने जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला और जो टेक्निकल एनालिसिस है उससे ये स्पष्ट हुआ कि ये लोग पहले से आपस में संपर्क थे और इस तरीके के उनके हाव भाव भी उसमें परिलक्षित हुए। जब और सख्ती से पूछताछ करी तो जो इसमें फरियादी था, जो उनका आरोप नौकर था, उन्होंने खुद ही इस बात को कबूल लिया और हमारे जो टीम है उसकी मेहनत से ये पूरा रिकवरी भी हुआ है इसमें दोनों आरोपियों से, और जो उन्होंने होंडा शाइन गाड़ी लूट के लिए वारदात के इस्तेमाल करी थी वो भी इसमें जब्त की गई। इसको 6-7 साल हो गए वहाँ लगातार काम करते। कारण ये था कि इनको 1 लाख रुपए का राजू दांगी पे एक जो है वो इसको पेमेंट करना था कहीं। इसका दोस्त थे विक्की, वो किसी क्रशर पे काम करता है जो कि अभी बंद चल रहा है, तो इनको अभी फाइनेंशियल तंगी थी, इसके चलते इन्होंने इसको इजी तरीका मानते हुए इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये घटना ऐसे पूर्व में भी हुई है और ये एक इजी वे आउट लगा कि हमारे पास पैसा आ ही रहा है, हम बस अगर ये ट्रेस नहीं हुआ, मेन प्लानिंग ये थी कि अगर ये ट्रेस नहीं हुआ तो हम किसी अज्ञात आदमी पे इसको डालकर हमेशा लूट की घटना जो है अनट्रेस रह जाएगी, तो ये फिर पैसा को वापस करने का पॉइंट ही नहीं आता। तो इनका प्लानिंग ये थी कि हम इस तरीके से इसको बचाएं, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति लूट करके ले गया, अगर ये अनट्रेस रह गई तो फिर डेफिनेटली हमें रिकवरी नहीं कर पाएगी। इन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि हम पेट्रोल पंप के पास मिलेंगे, परंतु इन लोगों की टाइमिंग मैच नहीं करी आपस में, जिससे कि इनका जो वहाँ पर बिहेवियर है वो संदेहास्पद हो। पिछले दिनों मनावर दिगंबर जैन मंदिर चैतन्य धाम में हुई लाखों की चोरी एवं उसी के दूसरे दिन सिंघाना जैन मंदिर में चांदी के बर्तनों की चोरी हुई थी। चोरी की वारदात को 14 दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, नहीं कोई खुलासा कर पाए। चोरी की घटना को लेकर रोष प्रकट करने के लिए आज जैन समाज के साथ सर्व समाज के लोग द्वारा मौन जुलूस एवं ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन यादव, आईजी ग्रामीण एवं पुलिस अधीक्षक धार के नाम तहसील कार्यालय में तहसीलदार कुणाल अवस्थिया को दिया गया। चैतन्य धाम मंदिर के ट्रस्टी राकेश गोधा ने बताया कि उक्त चोरी की घटना को 14 दिन बीत गए हैं। इस बीच समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा पुलिस से संपर्क किया, मगर पुलिस अभी तक कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दे पा रही है। इसी के विरोध स्वरूप आज मौन जुलूस एवं ज्ञापन दिया गया एवं समाज द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि 3 दिन में पुलिस चोरों का एवं चोरी के सामान का खुलासा नहीं करती है तो संपूर्ण निमाड़ में जैन समाज के व्यापारी अपनी दुकानें बंद एवं मनावर में चक्का जाम किया जाएगा। इस अवसर पर श्री संघ अध्यक्ष प्रवीण खटोड़ व राहुल खटोड़, मनावर, गंधवानी, सिंघाना, बाकानेर, डेहरी के जैन समाज के अलावा पाटीदार समाज, स्वर्णकार समाज, ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाज जन सम्मिलित हुए। आज जो ये ज्ञापन दिया गया, ये किस संबंध में दिया गया? सिंघाना मंदिर में पिछली 24 फरवरी को चोरी हुई थी। करीब 2 लाख का सामान चोर ले गया, चांदी के बर्तन वगैरह। उसकी हमने रिपोर्ट प्रॉपर चौकी पर सिंघाना में की थी। उसके बाद आज 11 दिन होने को आ गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3-4 बार चौकी पर भी गए, पर संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया। तो फिर आगे और कई कार्रवाई करने के आगे आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। आज 7 तारीख को मनावर संपूर्ण समाज निमाड़ क्षेत्र के संपूर्ण समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया और मौन रैली निकाली गई। और अगर अभी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे क्या कदम उठाएंगे? श्रमिक हड़ताल पे बैठने का विचार है। ठीक, आपका नाम? सुरेश गंगवा, सिंघाना। एक मिनट चुप रहना। आज जो ज्ञापन दिया गया समाज की ओर से किस संबंध में दिया गया? आज जो ज्ञापन दिया हमने, आज से 13 दिन पूर्व महावीर जिनालय में चोरी हुई थी, जिसके संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए पूरा समाज नाराज़ है। इसी संबंध में हम सिंघाना में भी चोरी हुई थी दूसरे दिन, और इस संबंध में हम इसकी नाराज़गी प्रकट करने के लिए ज्ञापन देने आए कि इसकी तुरंत कार्रवाई की जाए।
और अगर ये कार्रवाई फिर भी नहीं होती है तो हम पूरा निमाड़ बंद करने का आह्वान करेंगे। उसके बाद भी नहीं होती है तो हमारे सभी वरिष्ठ जनों का कहना है कि हम गांधी चौराहे पे चक्का जाम करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। केसरिया रंग के टिश्यू पेपर पर मचा बवाल। करनी सेना ने भगवा रंग के टिश्यू पेपर पर जताया विरोध। इंदौर के एक प्रतिष्ठित मॉल के रेस्टोरेंट में हाथ पोंछने का भगवा रंग का टिश्यू पेपर देने पर भड़क गए करनी सेना के समर्थक। लंच करने पहुंचे करनी सेना के युवकों ने जताया कड़ा विरोध। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप राघव ने वीडियो जारी कर दी। रेस्टोरेंट संचालक को दिए चेतावनी। केसरिया रंग हमारी आन बान और शान है। इस बार तो चेतावनी देकर छोड़ दिया है। अगर अब भगवा रंग ऐसी किसी भी वस्तु में मिला तो होटल तहस नहस कर देंगे। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये क्या है? नैपकिन ये भगवा रंग के नैपकिन रखोगे सर? ये ब्रांड डिसाइड करता है दिल्ली। कौन सा ब्रांड डिसाइड करता है? ब्रांड बस्टर को जो भी है उसको बुलाओ यहाँ पे। सर ब्रांड दिल्ली है उनका। कोई तो होगा, तुम्हारा सीनियर होगा ना कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट में। आप हो ना, तो अगली बार से दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? जय भवानी। मैं अनुराग प्रताप सिंह राघव, करनी सेना मध्य प्रदेश अध्यक्ष। मेरे संज्ञान में अभी एक मामला आया था जिसमें कि फिनिक्स मॉल में एक रेस्टोरेंट द्वारा टिश्यू पेपर का इस्तेमाल, भगवा कलर के टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा था। करनी सेना की टीम को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, वहां टीम पहुंची और उन्होंने इस बात का विरोध किया। अरे उन रेस्टोरेंट वालों के बुद्धि सड़ गई है क्या? आपको इस्तेमाल ही करना है, अगर टिश्यू पेपर का कलर आपको इस्तेमाल ही करना है तो आप हरे कलर का करो ना, क्यों उस पर भगवा कलर कर रहे हो? केसरिया हम हिंदुत्व की आन बान शान तीनों है, ये ध्यान में रखना। इस बार तो आपको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अगली बार अगर ऐसे कोई भी कृत्य या ऐसे कोई भी वस्तु पे हमारा भगवा रंग अगर मिला तो आपके रेस्टोरेंट को तहस नहस कर दिया जाएगा और आपको उसमें कंकर भी नहीं मिलेगा। जय भवानी। देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने आज देवास जिला अस्पताल में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के स्टाफ से विभिन्न दवाइयों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सांसद सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत मरीजों को बाजार मूल्य से 10 गुना तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि ये दवाएं वही फॉर्मूला लिए होती हैं जो महंगी ब्रांडेड दवाओं में होते हैं, लेकिन उनकी कीमत आम लोगों की पहुंच में होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना लगभग 7 वर्षों से चलाई जा रही है और इसका लाभ देश भर में लाखों मरीजों को मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य आम जनता को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है ताकि किसी को भी महंगी दवाओं के कारण आर्थिक परेशानी न हो। सांसद सोलंकी ने आमजन से अपील की कि वे महंगी ब्रांडेड दवाओं के बजाय जन औषधि केंद्रों से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं का उपयोग करें और अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन और जन औषधि केंद्र के स्टाफ ने सांसद सोलंकी को केंद्र की वर्तमान स्थिति और आवश्यक सुधारों के बारे में अवगत कराया। सांसद ने कहा कि यदि किसी प्रकार की परेशानी आती है तो प्रशासन से समन्वय स्थापित कर समाधान निकाला जाएगा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शाजापुर से। शाजापुर में नरवाई जलाने पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत किए आदेश जारी। शाजापुर जिले में गेहूं फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने से पर्यावरण, जन स्वास्थ्य एवं जीव जंतुओं को हानि होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में दृष्टिगत रखते हुए सामान्य जन की सुरक्षा, पर्यावरण, जन स्वास्थ्य एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा को खतरे आदि की संभावना को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश धारा 163 के तहत शाजापुर जिले की सीमा क्षेत्र से ली गई जारी किए गए। जारी आदेश के मुताबिक 2 एकड़ से कम भूमि धारित व्यक्ति द्वारा अपने खेतों में फसल
अवशेषों को जलाने पर 2500 रुपये तथा 2 एकड़ या उससे अधिक व 5 एकड़ से कम पर 5000 रुपये और 5 एकड़ या उससे अधिक के क्षेत्र में नरवाई को जलाने पर 15,000 रुपये प्रति उल्लंघन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित कर वसूली की जाएगी। यह आदेश 6 मार्च से आगामी आदेश तक के लिए कलेक्टर सुश्री रिजू बापना ने जारी किया है। जिले में 163 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत नरवाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही साथ फाइन भी अधिरोपित किया जाएगा अगर ऐसे कोई प्रकरण हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो सभी किसान बंधुओं से अपेक्षा है कि कृपया नरवाई ना जलाएं। हमारे पास ऑल्टरनेट उपयोग के लिए भी मशीनरी है जिसके माध्यम से हम भूसा भी निकाल सकते हैं और आज की तारीख में भूसे का भी जो दाम बाज़ार में अच्छा है और हमारे पास भी जो खेतों में जीव जंतु हैं उनको भी खिलाने के उपयोग में काम आ सकता है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि नरवाई ना जलाएं। आप लोगों का सहयोग से ही हम इसमें बेहतर काम कर पाएंगे और यहाँ पे हमारे कई क्षेत्र में जीव जंतु भी काफ़ी नंबर में हैं और वो भी प्रभावित होते हैं नरवाई जलाने से। तो इस दिशा में हम सोचें और जो मशीनरी है उसका उपयोग करते हुए हम अगर उसको भूसे के रूप में उपयोग करेंगे, हमारी कई गौशालाएं भी हैं जिसमें भूसे का रिक्वायरमेंट रहता है, तो वहाँ पर अगर दानदाता के रूप में भी आप देंगे तो बहुत अच्छा उचित रहेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना से सबलगढ़ विधायक का सरला रावत डांस करते हुए वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मुरैना जिले के सबलगढ़ विधानसभा की विधायक सरला रावत का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह वीडियो मथुरा वृंदावन का बताया जा रहा है। सरला रावत होली के गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही है और उनके साथ उनके हस्बैंड विजेंद्र रावत भी वीडियो में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में सरला रावत के चारों तरफ जनता भी डांस करती हुई दिखाई दे रही है। एक प्रतिनिधि का वायरल वीडियो में अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। डॉक्टर की लापरवाही से महिला अपने जीवन और मृत्यु से जूझ रही। बड़वानी शहर की महिला आरती जोशी अपनी दूसरी संतान के लिए डॉक्टर रचना रावत से इलाज करवा रही थी, लेकिन प्रसव पीड़ा होने से डॉक्टर ने मनोरमा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। पीड़ा ज्यादा होने से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और मां ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन दूसरे दिन महिला को पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को कहा तो डॉक्टर ने कहा कि पेट में गैस बन गई है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई देने के बाद मरीज को दर्द में कोई राहत नहीं मिली और दर्द बढ़ता ही गया और आज मौत से संघर्ष कर रही है। इस बात को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज ने बड़वानी शहर में प्रदर्शन किया और बड़वानी एसडीएम को ज्ञापन दिया कि डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर हो और सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं एसडीएम ने जांच की बात कही। डॉक्टर के इलाज से महिला के परिवार काफी आहत है। वहीं ब्राह्मण समाज भी एकजुट हो गया है। अगर डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेगा समाज। महिला आरती जोशी जीवन और मौत से लड़ रही है, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से हमारी बेटी मौत और जीवन से संघर्ष कर रही है, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। डॉक्टर रावत का लाइसेंस
इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक गार्डन संचालक का कैटरिंग कारोबारी से बर्तन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। इस पूरे ही मामले में कैटरिंग कारोबारी 25 लाख रुपए के बर्तन गार्डन संचालक से मांग रहा है। तो वही पूरे मामले की शिकायत भी कैटरिंग कारोबारी और गार्डन संचालक ने पुलिस को की है। तो वही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है। हीरानगर थाना क्षेत्र में पिंटू जादौन के द्वारा एक गार्डन संचालित किया जाता है। वहां पर कैटरिंग का काम करने के लिए एक व्यक्ति आए और कार्यक्रम के चलते वहां पर बड़ी मात्रा में खाना बनाने के बर्तन रख दिए। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कैटरिंग कारोबारी ने जब गार्डन से अपने बर्तन उठाना चाहे तो गार्डन कारोबारी में उन बर्तनों को बाद में ले जाने की बात कही। इस पूरे मामले की शिकायत कैटरिंग कारोबारी ने हीरानगर पुलिस को की। इसके बाद हीरानगर पुलिस ने गार्डन संचालक के बेटे को थाने पर बुलाया और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर थाने पर बैठा लिया। जब पूरे मामले की जानकारी गार्डन संचालक पिंटू को लगी तो वह अपने बेटे को छुड़ाने के लिए हीरानगर थाने पर पहुंचे। इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ पुलिस कर्मियों ने 1 लाख रुपए देकर लड़के को छोड़ने की बात कही, जिस पर उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की। साथ ही गार्डन संचालक पिंटू का तो यह भी कहना है कि कैटरिंग कारोबारी से हीरानगर पुलिस कर्मियों ने कुछ रुपए ले लिए हैं और अवैध तरीके से 25 लाख रुपए के बर्तन देने की बात पुलिस कर्मियों के द्वारा की जा रही है। साथ ही गार्डन संचालक पिंटू का तो यह भी कहना है कि उनके गार्डन में जो कैटरिंग संचालक ने बर्तन रखे थे उन्हें भी कैटरिंग संचालक ले गया और अलग अलग तरह के आरोप लगाकर 25 लाख रुपए की वसूली करना चाहता है। वहीं हीरानगर पुलिसकर्मी भी कैटरिंग संचालक की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमारी शिकायत की ओर से तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि हमें झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल गार्डन संचालक ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी करने की बात कही है। तो वहीं हीरानगर थाना प्रभारी पप्पूलाल शर्मा का कहना है कि पूरा ही मामला कैटरिंग संचालक और गार्डन संचालक का है। दोनों ओर से शिकायती आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके चलते कैटरिंग संचालक के बर्तन गार्डन संचालक ने अपने गार्डन में रख लिए थे और उन्हें दिए नहीं जा रहे थे। उसी के चलते गार्डन संचालक के बेटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है और जो भी बातें सामने आई थी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बर्तन को लेकर क्या कहना चाहिए? मेरे गार्डन में कैटरिंग वाले से और मेरे बेटे से विवाद चल रहा है, जिसमें दोनों तरफ से क्रॉस रिपोर्ट हुई है। टीआई साहब से मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है। कल भी मेरे बालक को 5 घंटे बिठा के रखा है ना। झूठी एफआईआर करने का मुकदमा लगाया, लूट का मुकदमा दायर करने का बोल रहे हैं टीआई साहब। पैसे की डिमांड की जा रही है मेरे से। कितने पैसे की डिमांड की जा रही है? मेरे से बोल रहे हैं 1 लाख। मेरे को ऐसा मालूम हुआ कि 50 लाख सामने वाले ने पार्टी ने दिया हुआ, 1 लाख रुपए की मेरे से डिमांड की जा रही है। कितने लाख के बर्तन को लेकर? मुझे कुछ ही नहीं मालूम है, मेरी कोई रिसिप्ट नहीं है, मेरे को कोई गिनवा के नहीं दिया, मेरे को कोई जानकारी नहीं है उसकी। और बर्तन लिया तो उसे बर्तन पहुंचा दिया? मैंने बर्तन दे दिए हैं उसको, और आज भी टीआई साहब के कहने पे मैंने उसका वीडियो मेरे पास, मैंने बर्तन पहुंचाया, पर उसका कहना है कि मेरे 25 लाख के बर्तन आए। मुझे जानकारी नहीं है 25 लाख के उसने बर्तन कब पहुंचा दिए। काय का काम है आपको? मेरा मैरिज गार्डन है, वैभव श्री मैरिज गार्डन के नाम से मेरा गार्डन है। कितनी तारीख को बर्तन मंगाया था? मैंने उनसे 24, 25, 26 तारीख के काम के लिए बर्तन मंगाए थे, पर विवाद होने के कारण 24 तारीख को उसको बर्तन वापस कर दिए। आपका शैलेंद्र जादव। सर, एक टेंट हाउस का विवाद आपके थाने पर आया है। बताया जा रहा है कि बर्तन को लेकर पूरा विवाद आ रहा है और उसमें कुछ पुलिसकर्मी जो टेंट हाउस वाला, जो गार्डन वाला है, उसके लड़के को बिठाया था और पैसों की डिमांड की जा रही है। ये लड़के के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध था थाने में, इसलिए उसको बुलाया था, नोटिस देके उसको छोड़ दिया है। पैसे की डिमांड वाली बात सर्वथा गलत है। जो कैटरिंग वाला है उसके बर्तन इनने 23-24 तारीख को रखे थे पिंटू जादौन ने, और अभी तक उस गरीब के बर्तन इनने लौटाए नहीं। वो दर दर भटक रहा है। इनको बुलाया कि भाई उसके बर्तन दे दो, तो ना तो बर्तन दे रहे हैं और ना कैटरिंग का उसका किराया दे रहे हैं। सर, कितने लाख रुपए के बर्तन हैं? अब ये तो फरियादी बता पाएगा। अब ये वो बता पाएगा। जानकारी दी? हाँ, जानकारी दी। उनने कही थी कि एक दिन पहले 200-300 लोगों का खाना था, दूसरे दिन करीब 2000 लोगों का खाना था। मैं 2 दिन के लिए बर्तन लेके इनके गया था, गार्डन पे मैंने रखे हैं, और मैं 20-24 तारीख को मेरी इनकी शादी हो गई है। 24 तारीख से अभी तक बर्तन भी नहीं दिए और ना कैटरिंग का किराया दे रहे। अब क्या कार्रवाई आगे? अब जो भी उचित कार्रवाई करते हैं। वीर राणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने आज बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने दर्शन व्यवस्था की तारीफ करते हुए आभार जताया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए कई बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर वीर महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आज शाम को उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
वहीं मंदिर समिति द्वारा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का सम्मान किया गया। दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर में की गई दर्शन व्यवस्था की तारीफ करते हुए मंदिर समिति को बधाई दी। बात तो ये कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज के इस पावन अवसर पर महाकाल के जो है वो मुझे दर्शन हुए। जो सब लोग तरसते हैं यहाँ पर आकर जो है वो माथा टेकने के लिए, आज बुलावा आया और यहाँ पर जो है वो दर्शन करने का जो है मुझे सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। भारत के लिए, मेवाड़ के लिए जो है वो बाबा के चरणों में जो है वो गुहार लगाई और बड़ी प्रसन्नता हुई और पुनः पूरे ट्रस्ट का जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। जय श्री माता। जय श्री राम। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। कैलारस नगरपालिका अध्यक्षपति अंजना ब्रजेश बंसल ने की 8 लाख की ठगी। मुरैना जिले की कैलारस नगरपालिका से एक ठगी का मामला निकलकर सामने आया है। सेमई निवासी नरोत्तम धाकड़ द्वारा बताया गया है कि कैलारस नगरपालिका अध्यक्षपति अंजना ब्रजेश बंसल ने नौकरी के नाम पर उनसे 8 लाख रुपए लिए हैं। 2 लड़कों की नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रुपए लिए हैं। एक लड़के को 8 महीने की सैलरी मिल पाई है और दूसरी को 9 महीने की। उसके बाद जब सीएमओ चेंज हुए तो उन्होंने कहा आपके लड़के फर्जी तरीके से लगे हैं और दोनों लड़कों को नौकरी से निकाल दिया। मामला 2021 का बताया जा रहा है। तब से लेकर आज तक फरियादी नरोत्तम धाकड़ अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। इसकी कई बार शिकायत उसके द्वारा कैलारस थाना एसपी ऑफिस मुरैना पर की गई, पर आज तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। कल फिर से नरोत्तम धाकड़ द्वारा जन सुनवाई में आवेदन दिया गया और मुरैना एडिशनल एसपी गोपाल धाकड़ द्वारा उनके आश्वासन दिया गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि फरियादी नरोत्तम धाकड़ के साथ हुई 8 लाख की ठगी का पर्दाफाश हो पाएगा या नहीं और उसका पैसा उसको मिल पाएगा या नहीं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरोत्तम धाकड़। कहाँ के रहने वाले हो? सेमई की। क्या घटना हुई आपके साथ? एक बच्चे लग रही थी नगरपालिका कैलारस में। कौन लगवा रहा था? अध्यक्ष ने बोला था हमसे। कौन है अध्यक्ष? अंजना ब्रजेश बंसल। क्या बोला था? नौकरी के बच्चे लग रहे हैं, आपको बच्चे लगाने हो तो हमसे बात करो। तो हमने बोला उनसे जाके घर, तो उन्होंने कहा कि लाम और सीएमओ साहब से बता के आपको बताएंगे 10-15 दिन। फिर 10-15 दिन बाद फिर गया मैं, तो उन्होंने बताया कि 4-4 लाख रुपये लगेंगे, दोनों बच्चों के आपके वो लग जाएंगे। कितने दिन हुए इस बात को? इसको हुए 2021 लास्ट की बात है। 2021। तो अभी क्या हुआ फिर उसके बाद उन्होंने लगा दिए। एक की 8 महीने की, एक 9 महीने की वेतन आया है। उसके बाद फिर एक सीएमओ आया था रमाकांत शर्मा, उन्होंने बताया कि आपके बच्चे फर्जी हैं। 9-10 महीने बाद फिर हमने अध्यक्ष साहब से भी बोला कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, वो गलत आपको बोल रहा है, वो सही है बच्चे, तो वो आपको वैसे ही बौखा ला रहा है। फिर मैं साहब ठीक है, फिर मैं चलता रहा। फिर मैं 2-1 बार और भी गया उसके पास, अध्यक्ष साहब के पास, तो उन्होंने बोले रुको धीरे रखो, अब चुनाव आने वाले, फिर अध्यक्ष द्वारा बन रहे हैं हम, फिर हम आपकी तनख्वाह डरवाएंगे। फिर उसके बाद फिर अध्यक्ष बन गए, उनके बाद फिर गया मैं, तो फिर बोले के लाट डरते जाओ, डरता हूँ। उसके बाद 3 तारीख को फिर मैं गया, जहाँ मैं अप्रैल मई फरवरी में, जब बोला गाली गलौज देने लगा, वो मेरे से धमकी देने लगा, तेरे पे जी करवा दो, करवा देंगे। उसके बाद फिर मैंने शिकायत भी की 181 पे 3 तारीख को। फिर 11 तारीख को मैं मुरैना गया था एसपी साहब के यहाँ देने आवेदन, वहाँ दिया था आवेदन, वहाँ से लौटा मैं 11 को, 12 को उनकी मेरे पे FIR करा दी उसे गाली गलौज से। फिर मैं FIR हुई है मेरे पे ही। आप पे FIR होगी? हाँ, उल्टी। तो अभी आपने द्वारा से शिकायत की है? फिर एसपी साहब पे फिर गए थे हम। कब गए? हम गए फिर यहाँ को 18 तारीख को। 18 तारीख को फिर एसपी साहब ने फ़ोन लाया TI थाना को, SDOP को, और आश्वासन दिया हमको कि आपकी जांच की जाएगी। अभी तक कोई जांच नहीं की गई है ना कोई। फिर इसके अलावा हम फिर अब आज फिर गए थे मंगलवार को जन सुनवाई में, तो एसपी साहब ने TI साहब को फ़ोन लगाया और आश्वासन दिया है कि आपकी जल्दी समस्या समाप्त संशोधन किया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी उन पर सामने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बेहोशी के चिकित्सक न होने से हर माह 1 दर्जन से अधिक प्रसूताओं को किया जाता है रेफर। सिजेरियन प्रसूताओं की जांच की भी सीएचसी में नहीं कोई सुविधा। खबर अयोध्या से है। जिला अस्पताल व निजी पैथोलॉजी से प्रसूताओं को करानी पड़ती है जांच। सीएचसी मिल्कीपुर में बेहोशी के चिकित्सक न होने से हर महीने 1 दर्जन से अधिक प्रसूताओं को जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीएचसी में प्रसूताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा व सिजेरियन के खिलाफ डॉक्टर गुंजन यादव की तैनाती की गई है। हालांकि सीएचसी मिल्कीपुर में बेहोशी की डॉक्टर की तैनाती न होने से यहां आने वाली सिजेरियन प्रसूताओं को रेफर करना चिकित्सक की मजबूरी बन गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवा को लेकर पूरी तरह सख्त है। वहीं जिले की सीएचसी मिल्कीपुर में बेहोशी की डॉक्टर न होने से प्रसूताओं को जिला अस्पताल रेफर करना चिकित्सक के लिए सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। आखिर बगैर बेहोशी चिकित्सक के प्रसूताओं का सिजेरियन कैसे किया जाए? बेहोशी के चिकित्सक न होने से प्रसूता खुर्शीदा बानो, आशा, रीना पांडे, लक्ष्मी व मीरा सहित 1 दर्जन से अधिक को जिला अस्पताल रेफर किया जा चुका है। सीएचसी मिल्कीपुर से रेफर ज्यादातर प्रसूताओं को गंभीर स्थिति में स्थानीय निजी नर्सिंग होम जाने को मजबूर होती हैं, जहां उन्हें महंगे दामों पर इलाज कराना पड़ता है। वहीं सीएचसी मिल्कीपुर में आने वाली सिजेरियन प्रसूताओं की जांच भी की कोई व्यवस्था नहीं है। जांच कराने के लिए प्रसूताओं को जिला अस्पताल व निजी पैथोलॉजी में जाना पड़ता है। बेहोशी के चिकित्सक की तैनाती सीएचसी मिल्कीपुर में नहीं है। सिजेरियन प्रसूताओं के लिए देवगांव स्थित 50 सैया अस्पताल से बुलाया जाता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई माह से बेहोशी की चिकित्सक नहीं आ रही है, जिससे यहां आने वाली प्रसूताओं को समय से इलाज नहीं मिलता और उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। गंभीर स्थिति में प्रसूता को उनके तीमारदारों द्वारा निजी नर्सिंग होम में दाखिला कराया जाता है।